हेलो दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी यानी कि भूगोल देखेंगे। और उसमें भी वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल। और पहला चैप्टर हमारा है ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और मैं बता दूं आपको क्लास शुरू करने से पहले कि आज जो भी प्रश्नों को हम पढ़ेंगे ये हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। और आपको यहाँ पे लिखा हुआ भी मिलेगा, जैसे कि ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 का प्रश्न है, शिफ्ट 3 का स्टेज। इस तरीके से सारे प्रश्नों में आपको ये मिलेंगे कि किस एग्ज़ाम का है और कब पूछा गया है। ठीक है, ये सारे प्रश्न है पीवाईक्यू का। तो शुरू करते हैं। इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे क्या नाम दिया है वैज्ञानिकों ने? तो ऑप्शन है हमारा क्रिस्टल, ठोस, द्रव और द्रव्य। एक है द्रव और दूसरा है द्रव्य। द्रव यानी कि लिक्विड, यानी जिसे हम तरल कहते हैं, और यह द्रव्य। द्रव क्या मतलब होता है? पदार्थ, और इसे ही हम मैटर भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो जो ब्रह्मांड में वस्तुओं से मिलकर बना हुआ है हमारा, वो हो जाएगा द्रव्य यानी कि मैटर। किससे मिलकर बना हुआ है? मैटर से मिलकर बना हुआ है। ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जिस पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने मैटर यानी कि द्रव्य नाम दिया है। विदित है कि वह वस्तु जो स्थान घेरती है जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जिसका अनुभव डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट हम अपनी इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, द्रव या पदार्थ या फिर मैटर कहलाते हैं। जैसे कि लोहा, कोयला, लकड़ी, कागज़, इन सारी चीज़ों की क्या एक मास होता है यानी कि द्रव्यमान होता है, और उसे हम टच कर सकते हैं या फिर इसे फील भी कर सकते हैं। तो ये क्या चीज़ें हो गई? पदार्थ। अगला प्रश्न है, आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? ऑप्शन है हमारा ड्वार्फ गैलेक्सी, सनफ्लावर गैलेक्सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, और डी में है हमारा पिनव्हील गैलेक्सी। तो आंसर क्या हो जाएगा? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी क्या है? तो आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी है। निकटतम यानी कि बिल्कुल, जो आकाशगंगा है उसके सबसे सामने पे स्थित एंड्रोमेडा है हमारा। आकाशगंगा में निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी एंड्रोमेडा यानी कि देवयानी है। एंड्रोमेडा स्पाइरल तारापुंज है जिसे M31 के रूप में भी जाना जाता है तथा इसे लगभग 1 ट्रिलियन तारे विद्यमान है। 2.5 मिलियन लाइट ईयर दूर स्थित यह आकाशगंगा पृथ्वी से इतने नज़दीक है कि शरद ऋतु के दौरान यह आकाश में एक सिगार के धुएं के आकार के रूप में दिखाई देता है। प्रश्न 3 है, बिग बैंग थ्योरी यानी कि बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? ऑप्शन ए है थॉमस गोल्ड, अल बरूनी, एलन संडेस, जॉर्ज लैमेत्रे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्ज लैमेत्रे। विश्लेषण देख लेते हैं। बेल्जियम के खगोलीय एवं पादरी जॉर्ज लैमेत्रे 1927 ईस्वी ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसे बिग बैंग सिद्धांत कहा जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में यह सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 15 अरब ईयर पूर्व हुई थी। विस्तृत ब्रह्मांड सिद्धांत के प्रतिपादन एडविन हब्बल थे। अगर हमारा ये क्वेश्चन पूछता है कि विस्तृत ब्रह्मांड का सिद्धांत किसने दिया, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? एडविन हब्बल। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? तो 13.7 बिलियन ईयर। कितना पुराना है? तो 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित अनेक सिद्धांत
प्रतिपादित है, जिसमें महाविस्फोट या बिग बैंग सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है। इस मत का प्रतिपादन प्रसिद्ध खगोल एवं पादरी एबे जॉर्ज लेमेत्री, जो कि बेल्जियम के हैं, ने किया है। इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड एक विशाल अग्निपिंड था जो भारी पदार्थों से निर्मित था, लेकिन बिग बैंग प्रक्रिया से अचानक इसमें महाविस्फोट हुआ, जिसमें पदार्थों का बिखरा हुआ और काले व सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। इन पदार्थों के समूहन से विभिन्न ब्रह्मांडों पिंडों को निर्माण हुआ। पुनः विस्फोट के समूहन से असंख्य पिंड तारे बन गए और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। इस प्रक्रिया से ग्रह और उपग्रह निर्मित हुए। नासा के नवीनतम खोजों के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.7 अरब वर्ष पहले हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। जॉर्ज लैमेत्री का संबंध किस क्षेत्र से? इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। जॉर्ज लैमेत्री ने क्या दिया था? बिग बैंग थ्योरी। तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा ए, बिग बैंग थ्योरी। अगला प्रश्न देखते हैं। आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे का आकार कैसा है? आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे का आकार कैसा है? तो सर्पिल आकार, यानी कि बिल्कुल ऐसे घूमता हुआ। आकाशगंगा असंख्य तारों का एक विशाल पुंज है, जिसमें एक केंद्रीय बल्ज तथा 3 घूर्णनशील भुजाएं होती है। हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी या दुग्ध मेखला यानी कि मिल्की वे या आकाशगंगा नाम दिया जाता है, जिसका 80% आकार सर्पिल है, यानी कि वो मुड़ा हुआ है। इस आकाशगंगा को सर्वप्रथम गैलीलियो ने देखा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा आकाश में एक तारामंडल नहीं है? कौन सा एक तारामंडल नहीं है? तो ये ध्यान देना है, नहीं है पूछा हुआ है। तो शर्मिष्ठा, सप्तऋषि और कालपुरुष, ये क्या है? तारामंडल है। शर्मिष्ठा, सप्तऋषि और कालपुरुष, ये क्या है? सभी तारामंडल है। तो ऑप्शन सी है लुब्धक, इसे ही हम कहते हैं सीरियस। ये क्या है? तारामंडल नहीं है। सीरियस तारामंडल नहीं है, बल्कि आकाश में स्थित सबसे चमकीला तारा है। तारामंडल नहीं, यानी कि ये स्टार है। ये क्या है? स्टार है। जो ओरायन तारामंडल के निकट दिखाई देता है। तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृति को तारामंडल कहते हैं, जैसे कि अर्सा मेजर, सप्तऋषि, ओरायन, कैसियोपिया, यानी कि इसी को ही शर्मिष्ठा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? जिसमें मिलते हैं गैस, धूल और अरब सितारों का एक विशाल संग्रह क्या कहलाता है? जिसे हम कहते हैं आकाशगंगा, यानी यही है हमारा मिल्की वे। अरबों तारे, धूल और गैसों के बादल के एक विशाल संग्रहों को आकाशगंगा के रूप में जाना जाता है। आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होता है, जिसे निहारिका कहते हैं। हमारी पृथ्वी की आकाशगंगा दुग्ध मेखला यानी कि मिल्की वे सर्पिल आकृति की है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड का अध्ययन के रूप में जाना जाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन को क्या कहते हैं हम? तो ऑप्शन है एंथ्रोलॉजी, दूसरा है एमिटोलॉजी, कॉस्मोलॉजी और एनाटॉमी। तो देखिए, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, और कोस्मो का मतलब होता है ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स। कोस्मो मतलब ब्रह्मांड, यूनिवर्स। तो ब्रह्मांड का अध्ययन करेगा तो उसे क्या बोलेंगे? कोस्मोलॉजी। देखिए, कोस्मोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है, एंथ्रोलॉजी मनुष्य जाति का अध्ययन कहलाता है, एमिटोलॉजी व्युत्पत्ति शास्त्र यानी कि स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द वर्ड्स, और एनाटॉमी में क्या होता है? शरीर की रचना का विज्ञान के बारे में हम जानते हैं। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे नज़दीक कौन सी आकाशगंगा है? तो सबसे नज़दीक कौन सी है? तो एंड्रोमेडा आकाशगंगा है। गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन बंधे गैस, धूल तथा अरबों तारा के विशाल तंत्र को आकाशगंगा कहते हैं। हमारे सौरमंडल जिसका आकाशगंगा में स्थित है उसे मंदाकिनी कहते हैं। मंदाकिनी का वह भाग जो पृथ्वी से प्रकाश सरिता के समान दिखाई देता है, स्वर्ग की गंगा या मिल्की वे कहलाती है। यह हमारी आकाशगंगा का ही एक भाग है।
इसमें सर्वाधिक पास स्थित आकाशगंगा एंड्रोमेडा यानी कि देवयानी है। एक सुपर क्लस्टर में 3 आकाशगंगाएं होती है, जैसे कि देवयानी, मंदाकिनी और NGC M33 है। ये तीनों एक सुपर क्लस्टर की आकाशगंगाएं हैं। अगला प्रश्न है, उस एक्सो प्लैनेट का नाम बताइए जिसमें पृथ्वी का चचेरी बहन माना जाता है और इसे पृथ्वी 2.0 के रूप में भी जाना जाता है। इसे क्या बोलते हैं हम? केपलर। केपलर 452b। केपलर 452b केपलर 452 की परिक्रमा करने वाला एक बाह्य ग्रह है जो केपलर अंतरिक्ष दूरबीन द्वारा जुलाई 2015 में खोजा गया। वैज्ञानिक इसे पृथ्वी की बहन और पृथ्वी 2.0 भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, वह कौन सा नक्षत्र है जिसे हंटर भी कहा जाता है? हंटर यानी कि शिकारी करने वाला। किसे कहा जाता है? तो ओरियन। ओरियन को हंटर भी कहा जाता है। ये एक ऐसा नक्षत्र है जिसे हम हंटर भी कहते हैं, द हंटर। अगला प्रश्न देखते हैं, किस तारे की स्थिति का पता ओरियन तारामंडल की मदद से लगाया जाता है? किस तारामंडल की स्थिति का पता ओरियन तारामंडल की मदद से लगाया जाता है? तो हमारा हो जाएगा सीरियस। दिए गए विकल्पों में सीरियस तारे की स्थिति का पता ओरियन तारामंडल की मदद से लगाया जाता है। हेली धूमकेतु यानी कि हैलीज कॉमेट कब दिखाई देगा, यानी कि अभी से कितने वर्षों के बाद दिखाई देगा? तो ये जानकारी है कि ये पहली बार इससे पहले 1986 में दिखाई दिया था और फिर 76 वर्षों के बाद 2061 में दिखाई देगा। एक प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शाम में देखा जा सकता है। इस तारामंडल को शिकारी यानी कि द हंटर के नाम से भी जाना जाता है। पहले भी पढ़ चुके हैं, ओरियन। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा गठित विभिन्न प्रतिरूप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तारों के विभिन्न समूहों द्वारा, यानी कि तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। सिंपल सा प्रश्न है। तारों का एक ऐसा समूह जिसको उसकी आकृति से पहचाना जा सकता है, वो क्या कहलाता है? तो तारामंडल कहलाता है। मिल्की वे क्या है? मिल्की वे आकाशगंगा है, यानी आकाशगंगा को ही तो मिल्की वे कहा जाता है, इसलिए मिल्की वे क्या है? तो ये एक आकाशगंगा है। प्रश्न संख्या 18, तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो तारामंडल के नामकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ। कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ जो है, तारामंडल का जो नामकरण होता है इसके लिए जिम्मेदार कौन सा है संघ? तो अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ। इसके बारे में जानकारी देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ तारामंडल के नामकरण के लिए जिम्मेदार है। यह पेशेवर खगोल शास्त्रियों का एक संगठन है जिसका केंद्रीय सचिवालय पेरिस में स्थित है। इस संघ का ध्येय खगोल शास्त्र के क्षेत्र में अनुसंधान और अध्ययन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना है। इसकी स्थापना वर्ष 2019 में की गई। कितने तारामंडलों को नाम दिया गया है? कितने तारामंडलों को अभी तक नाम दिया गया है? तो अभी तक 88 तारामंडलों को नाम दिया गया है। खगोल शास्त्र में आकाश में दिखने वाले तारों को ऐसे समूह जो कि हमें एक ही तल में स्थित दिखते हैं तारामंडल कहलाते हैं। हमारे सौरमंडल में कुल 88 तारामंडल है, जिसमें हाइड्रा तारामंडल जो है सबसे बड़ा तारामंडल है। तारे मुख्यतः किसके बने होते हैं? तारे किससे मिलकर बनते हैं? तो हाइड्रोजन प्लस हीलियम। हाइड्रोजन लगभग आपका 90% और ये हीलियम क्या होता है? 10%। ये 70 से लेके 90% होता है और ये 10 से लेके 30% के बीच में हीलियम होता है। यानी कि सबसे अधिक पार्ट्स क्या हो गया? हाइड्रोजन का, और दूसरा सबसे अधिक पार्ट हो जाएगा हीलियम का। अगला प्रश्न है, आकाशगंगाओं के बुनियादी प्रकार में से कौन एक नहीं है? ध्यान देना है, कौन एक नहीं है? रेगुलर्स, स्पाइरल्स, एलिप्टिकल्स, इरेगुलर्स। तो स्पाइरल्स है, इरेगुलर्स है,
एलिप्टिकल्स है। तो क्या नहीं हो जाएगा, तो रेगुलर्स। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब आकाशगंगाएं हैं तथा प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। स्पाइरल, एलिप्टिकल्स और इरेगुलर्स आकाशगंगाओं के बुनियादी प्रकार हैं, जबकि रेगुलर्स आकाशगंगाओं के बुनियादी प्रकार में से नहीं है। ग्रेट बियर नाम है। ग्रेट बियर किसका नाम है? तो ग्रेट बियर एक नक्षत्र है। ग्रेट बियर एक तारामंडल यानी कि नक्षत्र का नाम है। इसे सप्तऋषि तारामंडल भी कहते हैं, जो उत्तरी गोलार्ध में आकाश में रात्रि में दिखाई देता है। इसे फाल्गुन चैत्र में श्रावण माघ महीने तक आकाश में 7 तारों के एक समूह में देखा जाता है। इसमें 4 तारे चौकोर में तथा 3 तिरछे में होता है। 1 2 3 4 बिल्कुल इस तरीके से। हब्बल का नियम किससे संबंधित है? तो हब्बल का नियम खगोलिकी से संबंधित है। हब्बल का नियम खगोलिकी से संबंधित है। जब कोई मंदाकिनी यानी कि मिल्की वे हमसे जितनी दूर होती है उतना ही वह अधिक तेज से दूर हटती दिखाई पड़ती है। इस प्रकार मंदाकिनी का वेग उसकी दूरी के समानुपाती होता है। इसे हब्बल का नियम भी कहते हैं। हब्बल के नियम के अनुसार ब्रह्मांड की उम्र 15 × 10⁻19 वर्ष आकी गई है। प्रश्न संख्या है 25। इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? इससे पहले भी हम देखें कि हाइड्रोजन जो है वो सबसे प्रचुर मात्रा है और हीलियम जो है वो दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा है। ये 70 से 90% होती है और ये 10 से लेके 30% होती है। तो दूसरी कौन सी हो जाएगी? हीलियम हो जाएगा। ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और हीलियम दो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व है। इस संदर्भ में 3/4 पार्ट्स हाइड्रोजन है तथा बचा हुआ 1/4 शेष हीलियम है। अतः हीलियम ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। रात में आकाश में सबसे चमकीले तारा कौन सा है? तो सिरियस ए। रात में आकाश में सबसे चमकीले तारा सिरियस ए है। इसे डॉग स्टार भी कहा जाता है। यह पृथ्वी से 8.6 प्रकाश वर्ष दूर है, यानी कि 8.6 लाइट ईयर दूर है एवं सूर्य के 2 गुने द्रव्यमान वाला तारा है। यह सूर्य के 20 गुने से भी अधिक चमकीला है। यानी कि पृथ्वी का जितना भी पृथ्वी है यहाँ से कितनी दूरी पे है? 8.6 लाइट ईयर। और जो सन है सूर्य, उसका जो द्रव्यमान है यानी कि वजन है, वेट है, मास है, उससे 2 गुना है। और जितनी सूर्य के पास रोशनी है चमकीली है उससे 20 गुना है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी चमकीली है वो। निम्नलिखित में से किसे एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त नहीं है? तो हम किसे नहीं कह सकते? अंश व अवशेष को। ये तारा नहीं है, क्योंकि तारा को तो कह सकते हैं टूटा हुआ तारा, ग्रह को भी कह सकते हैं, एस्टेरॉइड्स को भी कह सकते हैं, लेकिन अंश व अवशेष को नहीं कह सकते। अंतरिक्ष में घूमते धूल और गैस के पिंड जब पृथ्वी के समीप से गुजरते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण तेजी से पृथ्वी के समीप आ जाते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में आकर घर्षण से चमकने लगते हैं। जो पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही जलकर राख हो जाते हैं उसे उल्का पिंड कहते हैं। इन पिंडों को ही भ्रमवश टूटा हुआ तारा समझाता है। मंगल व बृहस्पति के कक्षाओं में मुख्य रूप से सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड विभिन्न प्रकार के चट्टानी मलबे कहलाते हैं। तारों का चमकना उनके ताप के कारण होता है। तारों का मुख्य संगठक हाइड्रोजन व हीलियम है। निम्नलिखित में से भिन्न को चुनिए, यानी कि इनमें से अलग कौन सा है? लुब्धक, मंगल ग्रह, शनि ग्रह, नेपच्यून ग्रह। देखिए ये भी एक ग्रह है, शनि भी एक ग्रह है, नेपच्यून भी एक ग्रह है, लेकिन ये एक ग्रह नहीं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? भिन्न लुब्धक। लुब्धक यानी कि सिरियस सबसे भिन्न है। लुब्धक एक तारा है जो पृथ्वी से 8.6 लाइट ईयर दूर पर है। साइरस ए सूर्य से 2 गुना द्रव्यमान वाला है। वो महाश्वान तारामंडल में स्थित है तथा रात्रि में सभी तारों में अधिक चमकीला नजर आता है। अन्य सभी हमारे सौरमंडल में ग्रह हैं। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारे के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है? निहारिका यानी कि नेब्यूला।
नेबुला। निहारिका अंतरतारकीय माध्यम में स्थित ऐसे अंतरतारकीय बादल को कहते हैं जिसमें धूल, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और आयनीकृत प्लाज्मा जैसे गैसें उपस्थित हो। यह एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है जहां तारों का जन्म होता है। एंड्रोमेडा क्या है? तो मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा है। एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा की मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा है। इसे अमावस्या की रात्रि में धब्बे के रूप में देखा जा सकता है। इसकी दो छोटी उपग्रह आकाशगंगाएं हैं जिन्हें M32 और M110 के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे करीब है? तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो है आकाशगंगा के सबसे करीब है। जनवरी 1610 में गैलीलियो गैलीली द्वारा की गई खोज में गैलीलियन के चंद्रमाओं की संख्या कितनी है? तो 4। जनवरी 1610 में गैलीली द्वारा की गई खोज में गैलीलियन के चंद्रमाओं की संख्या 4 बताई गई। बृहस्पति के ये उपग्रह इस प्रकार हैं: गैनीमीड, यूरोपा, आयो, कैलिस्टो तथा सभी उपग्रहों में गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। किस तरीके या भुजाओं के प्रयोग के साथ वैज्ञानिक मिल्की वे आकाशगंगा को दर्शाता है? तो ये क्या होता है? हमने पढ़ चुके हैं पहले ही कि वो सर्पिला आकार होता है, यानी कि वो घुमावदार होते हैं। दुग्ध मेखला मिल्की वे आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह होता है। हमारा सौरमंडल दुग्ध मेखला में स्थित है। वैज्ञानिकों ने दुग्ध मेखला को सर्पिलाकार घुमावदार कुंडली आकृति में दर्शाया है। उत्तरी आकाशगंगा हेमिस्फीयर के कौन से नक्षत्र को ग्रेट बियर के नाम से जाना जाता है? तो उर्सा मेजर को क्या बोलते हैं? ग्रेट बियर। उत्तरी गोलार्ध में दिखाई पड़ने वाले ग्रेट बियर नक्षत्र को उर्सा मेजर नक्षत्र भी कहा जाता है। इसे सप्तऋषि के नाम से भी संबोधित किया जाता है। यह 7 तारों को समूह है जो चौकोर और तिरछी रेखा में अवस्थित होते हैं। तारों का यह समूह सामान्यतः फाल्गुन चैत्र माह में दिखाई पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक खगोलीय पिंड नहीं है? तो समुद्र खगोलीय पिंड है। बाकी सूर्य भी है, तारे भी हैं और ग्रह भी है। सूर्य, चंद्रमा, तारे तथा ग्रह जो आकाश में विद्यमान है खगोलीय पिंड के रूप में जाने जाते हैं। दूसरी तरफ समुद्र पृथ्वी पर उपस्थित एक जल का एक विशाल स्रोत है। कौन सा खगोलीय पिंड रात्रि के समय आकाश में चमकता है? तो वह है तारा, यानी कि स्टार।